नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी कोरोना रोकथाम के लिए जन आंदोलन का करेंगे आगाज। अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी मौसम को देखते हुए जन आंदोलन। अब जंगल में नहीं होगा पानी की कमी, नए सिरे से बनाए जाएंगे नदी नाले और तालाब। 151 नालों में किए जाएंगे नर्वा विकास के कार्य। 209 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नवरात्रि पर कोरोना का साया। रायपुर में इस बार मेला और प्रतिमाएं नहीं, सिर्फ घट स्थापना। रतनपुर की महामाया के वर्चुअल दर्शन होंगे। रायगढ़ में बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी दुकानें। खाली पड़ी 100 दुकानों को रोजगार के लिए देंगे। नगर निगम में आमंत्रित किए गए आवेदन। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। प्रदेश भर में बीजेपी के बघेल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की जाति प्रमाण का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जहां ऋचा जोगी द्वारा मुंगेली जिले के पेंड्रीडीह स्थित अपने पैतृक गांव में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुंगेली एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया गया, जहां से ऋचा जोगी को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसके बाद से लगातार ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर के सवाल उठने लगे। वहीं ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कांग्रेस नेता संतराम ने द्वारा मुंगेली कलेक्टर और जिला स्तरीय जांच समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुंगेली कलेक्टर और जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा ऋचा जोगी को नोटिस दिया गया, जिसमें 8 अक्टूबर को ऋचा जोगी को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने की बात कही गई। वहीं अगर ऋचा जोगी जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होती तो एक पक्षीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ऋचा रूपाली साधु के नाम के जाति प्रमाण जारी हुआ है, उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, करीब 28-29 तारीख के आसपास की है। और मैंने उसको जिला स्तरीय सत्यापन समिति के समक्ष भेजा है। वहाँ से आवश्यक जांच पड़ताल हो रही है। उसके बाद उस पर समिति आवश्यक कार्रवाई करेगी, आदेश पारित करेगी। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ऋचा जोगी का पैतृक परिवार कम से कम 5 दशकों से 50 साल से अनुसूचित जनजाति वर्ग से सरकारी नौकरियां कर रहा है, तब तो किसी को उनकी जाति पर कोई आपत्ति नहीं हुई, तब तो उनकी जाति की कोई याद नहीं आई। आज मेरी धर्मपत्नी ऋचा का केवल एक ही दोष है कि वो स्वर्गीय अजीत जोगी जी और डॉक्टर रेणु जोगी जी की बहू है, मेरी धर्मपत्नी है और मेरे 2 महीने बेटे की मां है। देखिए, अमित जोगी को भाजपा के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, कलेक्टर को यदि निर्देश किए होंगे तो सरकार किए होंगे। अब इसमें भाजपा कहां से आ गया? इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहिए। मरवाही का चुनाव है, जोगी जी वहाँ की तैयारी करें। अब वो कौन मैदान में उतरते हैं, किसको उतारते हैं, वो जाने। देखिए, आज पेपर के माध्यम से और कलेक्टर साहब से मेरी जब बात हुई तब इस बात का पता चला है कि उनके द्वारा जो है गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके जो है सर्टिफिकेट, आदिवासी का सर्टिफिकेट उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये मामला अपने आप में गंभीर प्रकृति का मामला है। इसमें जो है कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जांच समिति का गठन कर दिया गया है और गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके अगर इस तरह का अगर सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है तो हर दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है ये। और इसमें जो है देखिए, ये हर बार ऐसा होता रहा है, क्योंकि ये लोग जो है चुनाव लड़ने के हिसाब से, जोगी परिवार चुनाव लड़ने के हिसाब से हमेशा ही जो है जाति जो है सर्टिफिकेट बना के गलत इसका हमेशा इस्तेमाल करती रही एक आदिवासी। देखिए, सवाल सिर्फ यही है कि एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री अमरजीत ने धान खरीदी और बोनस पर सरकार का पक्ष रखते हुए बीजेपी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। मरवाही चुनाव और ऋचा जोगी की जाति मामले पर भी मंत्री भगत ने अपनी बात रखी है। दुकानदारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सैनिटाइजर खरीद और जब इस बारे में हम धान खरीदी नीति के संबंध में जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है उसका बैठक होना है,
और जो नए सीजन के लिए जो नीति निर्धारण करना है उसके बारे में तय होगा। इसके बाद धान खरीदी भी होगा, बाकी जो आवश्यक कार्रवाई है सब पूरा किया जाएगा। प्रदेश में धान खरीदी और पीडीएस दोनों का व्यवस्था ठीक चल रहा है। नए सीजन में धान खरीदी किया जाएगा, उस संदर्भ में भी समिति का बैठक होना है। नीति तय करने के बाद शुरू होगा। सरगुजा जिले के सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी ने सभी विकास खंडों में किसानों के हित से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर के धरना और सीतापुर तहसील के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रवण दास ने बताया कि प्रदेश सरकार से मांग की गई है पिछले 2 सालों के बोनस का भुगतान किया जाए। उक्त मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह। महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र की सड़क निर्माण मांग अब पूरी हुई है। बसना विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी के अथक प्रयासों से आखिरकार विधानसभा क्षेत्र के सड़क निर्माण का भूमि पूजन संपन्न हुआ। आपको बता दें कि सड़क निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ और ये सड़क 30 गांव को जोड़ती है। सड़क निर्माण कार्य के भूमि पूजन में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी कोलता समाज के कार्यक्रम में जब यहाँ पे गढ़पुलिया आगमन हुआ था तो उस समय हम लोगों ने निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही हृदयता के साथ इसको स्वीकार किया और मंच से ही उन्होंने घोषणा किया, कलेक्टर को आदेशित किए कि इसको बहुत जल्द से जल्द इसको प्रस्ताव बना करके भेजिए, ये सड़क बन जाएगी और उसी के अनुरूप ये स्वीकृत हुआ और हम सब क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ये सड़क बहुत ही अच्छे चौड़ीकरण हो करके ये सड़क बनेगी। बसना पदमपुर मार्ग पे 30 करोड़ के सड़क के कार्य के भूमि पूजन में हम अपने आप को बहुत हर्षित महसूस कर रहे हैं। ये बहुप्रतीक्षित मांग है और पूर्व की सरकार के सामने कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात को रखा था, लेकिन वो अभी तक लंबित थी। इस बहुत बड़े काम को हमारे विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी ने कोलता समाज के सम्मेलन में फुलझरगढ़ में उनको इस समस्या के बारे में बताया और उनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि उसको तुरंत मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मंच पर ही इस काम की घोषणा की स्वीकृति दे दी थी। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि लमेरू एलिफेंट रिजर्व की किसी भी गांव का विस्थापन नहीं होगा। उन्होंने विस्थापन की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि ना तो कोई गांव विस्थापित होगा और ना ही किसी के निजी और सामूहिक वनाधिकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा। एलिफेंट रिजर्व से मानव हाथी संघर्ष की आशंका को भी उन्होंने निराधार बताया है। इसके विपरीत हाथी रिजर्व मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अकबर ने जोर देकर कहा कि भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार आदिवासियों और वनवासियों के सभी के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और उनके कोई भी कार्य उनके हितों के खिलाफ नहीं जाएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि की ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। अपने प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला भाजपा द्वारा सभी विकास खंडों में किसानों के हित में संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी दिया गया। कलेक्ट्रेट के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव जिला बीजेपी अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि प्रदेश की निकम्मी सरकार से मांग की गई कि धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाए एवं प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाए एवं पिछले साल की धान खरीदी के अंतर की राशि एकमुश्त दी जाए। साथ ही साथ घोषणा अनुसार पिछले 2 वर्षों के बोनस का भुगतान भी किया जाए। उक्त मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है और ये धरना प्रदर्शन सरकार को उनके वायदे याद दिलाने के लिए किए गए हैं जो किसानों के साथ वो समय अनुसार न्याय नहीं कर रहे हैं, उस बात का ध्यान आकर्षण के लिए है। जैसे कि सरकार 2500 रुपये देने की बात तो करती है, तो हमारा ये कहना है कि आप कुल 60 लाख मीट्रिक टन तो धान ही खरीदते हैं, तो और 60 लाख मीट्रिक टन जब भारत सरकार खरीद रही केंद्रीय पूल में, यानी पूरा पैसा आपको रिटर्न हो जाना है। तो हमारी मांग है कि इस बार 15 के बजाय 20 कुंटल धान खरीदें। जांजगीर चांपा जिला में इन दिनों कीटनाशक और खाद दुकानों की बाढ़ सी आ गई है। कुछ बिना लाइसेंस के तो कुछ लाइसेंसधारी अमानक स्तर का कीटनाशक और बीज किसानों को बेच रहे हैं। आपको बताते चले कि जिले में अमानक खाद, बीज और नकली कीटनाशक बिकने की शिकायत पर उप संचालक कृषि से विभागीय अधिकारी की टीम बनाकर के छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसमें जिला स्तरीय टास्क फोर्स और ब्लॉक स्तरीय टीम गठित करके कृषि विभाग की टीम ने पामगढ़, राहौद और शक्ति बारद्वार कीटनाशक दुकानों में छापामार कार्रवाई करी। वहीं कर्मियों के संबंध में संबंधित संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बिना अधिकार पत्र के विक्रय भंडारित कृषि आदान पर 30 दिन का प्रतिबंध लगाते हुए जब्त किया गया। अभी जिले के सभी विकास खंडों में किया जा रहा है। अकलतरा, नवागढ़, पामगढ़, शक्ति, मालखरौदा, डबरा, इसमें टीम गठित किया गया है अनुभाग स्तर पे, विकासखंड स्तर पे और जिला स्तर पे, जिन्होंने कल भी गए थे, परसों भी गए थे, आज भी पूरा हमारा टीम पूरा कृषि प्रतिष्ठान में गया है जहाँ पे कीटनाशक दवाई विक्रेता है, उनके यहाँ किसी प्रकार की नकली दवा का विक्रय ना हो। कोरिया के मानेंद्रगढ़ सिविल लाइन तहसील के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र परफा, विनोद गुप्ता, विजय राणा, संजय गुप्ता, सरपंच चैनपुर उचित सिंह, राजू मिश्रा सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ जिला कोरिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के हित एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ सहित अन्य मुद्दों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ कि अन्नदाता हम किसान हैं, आप किसानों को एक बार गंगा जल लेकर के किसान वोट ले लिए, जीत गए, अब जाओगे कहा 15 एकड़ में बेचता था, उसका 5 एकड़। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी व किसानों की मांगों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय पंखाचूर में बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर हल्ला बोल किया गया। 1 दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के हित में लाए कृषि बिल का कांग्रेस सरकार झूठा प्रचार कर रही है, किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल कर रही है। आपने तो बड़ा बड़ा घोषणा किया, अब उसका क्या हुआ? किसानों को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने जो वादे और घोषणा उनके द्वारा किया गया था, किसानों को हम एक धान का दाना खरीदने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन पिछले समय फरवरी तक बहुत सारे किसान उसका धान नहीं खरीदे। उनका भुगतान जो करना था उनको 4 किस्तों में देने की बात कही थी, उसमें 2 किस्त अभी तक मिला नहीं। तत्काल 2 किस्त का भुगतान किया जाना चाहिए किसानों का। उसके साथ साथ 2 साल का बोनस देने की उन्होंने बात कही थी, बोनस का भी भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए।
बालोद जिला मुख्यालय में बीजेपी ने किसानों के मुद्दे को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया। यहां पर कार्यकर्ताओं ने बघेल सरकार पर ठगी करने का आरोप भी लगाया। वहीं कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को ठग एस बघेल सरकार का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा जल लेकर यहां पर सरकारों ने झूठी कसम खाई और किसानों को ठगने का कार्य किया। वहीं जब केंद्र की भाजपा सरकार किसान हित में कोई काम कर रही है तो यहाँ पर कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। यदि किसानों के हित में है तो उसपाएं जैसे हमारे साथ साक्षात ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा कभी झूठ बोलता है? बोलने वाले नहीं। एक साल में करोड़ों रुपया के गोभी उगा डालिए। ये अपन इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल करते ये बदर में नाना प्रकार के वादा करीस जेमे हमारे किसान भाई मना भ्रम में आ गए और गलती से हमारे सरकार ये चाहती है चाहे किसी और दूसरा चीज हमारे जो कृषि बिल आए हैं, इस कृषि बिल में किसान स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार के एमएसपी समाप्त नहीं होगी, ना ही मंडी में कोई परेशानी होगी। किसान अपने वस्तु को मंडी में बेच सकता है यदि मंडी में अधिक रेट है तो, या कोई व्यापारी हाई रेट में खरीद सकता है वहां बेच सकता है, या दूसरा प्रांत के व्यापारी अधिक रेट में खरीदना चाहता है तो वहां भी हमारे किसान भाई बेच सकते हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा चल रहे किसान योजना का विरोध करते हुए बीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सहित बस्तर में भाजपाइयों ने गोल बाजार में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपाइयों ने भूपेश सरकार को जमकर कोसा। प्रदेश महामंत्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने किसानों से झूठ बोला और सत्ता में आते ही किसानों को राज्य सरकार भूल गई। ना उन्हें घोषणा अनुसार बोनस दिया जाता और ना ही 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान लिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार कांग्रेस की सरकार से ये मांग करती है, हम अपने ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल महोदय कि ये 1 नवंबर से धान खरीदी करें और किसानों का पूरा एक दाना धान खरीदे करें। अभी 15 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। हमारी मांग ये है कि 20 क्विंटल धान की खरीदी होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने धान खरीदने हेतु पैसा पहले ही राज्य सरकार को दे दिया है और उन्होंने लक्ष्य रखा है 60 लाख मीट्रिक टन। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों गांजा की तस्करी जमकर होने लगी और आरोपी बड़े ही चालाकी से गांजा के ग्रामीण क्षेत्र में खपाने में जुटे हुए हैं। गांजा खपाने की फिराक में घूम रहे तस्कर की सूचना पर सारा गांव पुलिस ने चोरिया गांव के पास छापामार कार्रवाई करी और एक मोटरसाइकिल सवार की तलाशी ली है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी से 2 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये सारागांव थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें मुखबिर के द्वारा पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जांजगीर भाटापारा का रहने वाला रामराज कहरा, जो अपने पास गांजा अवैध रूप से रखा हुआ है और अपने लाल रंग की डीलक्स मोटरसाइकिल के में रखकर उसे ग्राम चोरिया में घूम रहा है, ग्राहक की तलाश में और बेचने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर से पुलिस के द्वारा रेड की कार्यवाही की गई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़ के मसाला अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया। रायगढ़ केंद्र को ये सम्मान हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि मसाला फसलों की नई किस्मों के विकास, फसल सुधार, अनुसंधान और विस्तार हेतु दिया गया है। ये केंद्र प्रदेशों के आदिवासी किसानों के उत्थान हेतु उनके खेतों में मसाला फसलों की विभिन्न किस्मों के प्रदर्शन भी आयोजित कर रहा है। केंद्र को ये सम्मान अखिल भारतीय सम्मानित अनुसंधान परियोजना मसाला की 31वीं वार्षिक कार्यशाला के अवसर पर प्रदान किया गया है। देखिए, ये परियोजना जो है 1996 से चल रही है और इसमें जो है
हम 2 वैज्ञानिक हैं। मैं उसका जो है इंचार्ज हूँ। डॉक्टर AK सिंह मेरा नाम है और मेरे साथ एक लीडर है वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीकांत सावरगांवकर। तो 2 लोग हम इसमें अभी प्रेजेंट में वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और इससे पहले भी और भी वैज्ञानिक इसमें काम कर चुके हैं। और वास्तव में ये बहुत ही अच्छा है कि इस सेंटर को जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो है 2009, 19 और 20 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ परियोजना का जो है पुरस्कार दिया है। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया ने देखा भारतीय वायुसेना का दम। भारत के आसमान में गरजा राफेल विमान। आज देश मना रहा एयरफोर्स डे। 88 साल की हुई भारतीय वायुसेना। अपाचे और M-35 ने दिखाए करतब। चीनूक हेलीकॉप्टरों ने किया फ्लाई पास्ट। तेजस और जगुआर ने आसमान में दिखाई ताकत। सूर्य किरण सारंग टीम ने आसमान में दिखाई करतब। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना परेड हुई। इसके बाद राफेल, सुखोई, LCA तेजस, जगुआर के साथ दूसरे विमानों ने फ्लाई पास्ट करके आसमान में दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बता दें, वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आसमान में राफेल ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। राफेल के साथ 3 फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी। राफेल के बाद स्वदेशी विमान तेजस ने आसमान में फ्लाई पास्ट किया। हिंडन एयरबेस पर 88वें भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर 2 चीनूक हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट में भाग लिया। चीनूक के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज भारतीय वायुसेना दिवस का 88वां स्थापना दिवस है। इसे क्यों मनाया जाता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। आजादी से पहले वायुसेना आर्मी के तहत ही काम करती थी। एयरफोर्स को आर्मी से आजाद कराने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W
एल्महर्स्ट को दिया जाता है। आजादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर वो बने रहे थे। गीता से लिया गया है आदर्श वाक्य। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। ये गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। वायुसेना ध्वज। वायुसेना ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया। वायुसेना दिवस पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने वायुसेना के सैनिकों को सम्मानित किया। किसको किसको सम्मानित किया आपको दिखा देते हैं। युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल सुनील काशीनाथ। विशिष्ट सेवा मेडल ग्रुप कैप्टन यशपाल नेगी। विशिष्ट सेवा मेडल ग्रुप कैप्टन हेमंत कुमार। विशिष्ट सेवा मेडल ग्रुप कैप्टन जोजेस। विशिष्ट सेवा मेडल स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल। गैलेंट्री अवार्ड ग्रुप कैप्टन प्रणव राज। ग्रुप कैप्टन दलेर सिंह। ग्रुप कैप्टन राजेश अग्रवाल। विंग कमांडर अमित रंजन। स्क्वाड्रन लीडर पंकज अरविंद। ग्रुप कैप्टन प्रभात मलिक। ग्रुप कैप्टन रामा राव। ग्रुप कैप्टन गिरीश। ग्रुप कैप्टन तरुण गुप्ता। ग्रुप कैप्टन प्रेमानंद। ग्रुप कैप्टन सुमित गर्ग। ग्रुप कैप्टन सौरभ। ग्रुप कैप्टन सुमित गुप्ता। विशिष्ट सेवा मेडल एयर वाइस मार्शल दरजीत सिंह। एयर वाइस मार्शल सुंदरम आनंदन। एयर कमांडर विजय जोशी और ब्रिगेडियर संजय माथुर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।